साथियों, आज हम महामानव, महाविद्रोही, महाभगवान राघोजी भांगरे इनकी जयंती पे बात कर रहे हैं। आज 8 मई है। इनकी जयंती हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बात रखती है, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है आदिवासी समाज के लिए, जिसको हम सह्याद्री कहते हैं। ये सह्याद्री का जो परिसर है वो महाराष्ट्र ही नहीं तो कर्नाटका, तेलंगाना और गुजरात तक के ये फैला हुआ क्षेत्र था और है। इस क्षेत्र में भगवान राघोजी भांगरे अपनी जो उनकी एक्टिविटी थी, जो उनका कार्यस्थल रहा है इस क्षेत्र में, वो बहुत महत्वपूर्ण रहा है। हम लोग ऐतिहासिक रूप से राघोजी भांगरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि राघोजी भांगरे का इतिहास महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र में रहने वाले लोग और महाराष्ट्र का उपयोग और उपभोग करने वाले लोगों तक के नहीं पहुंचा है। ये लोग राघोजी भांगरे के नाम से उनको नहीं पहचानते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है। इसके पहले भगवान छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में भी यही हुआ। संभाजी महाराज को बदनाम किया गया, संभाजी महाराज के वास्तविक इतिहास को सामने नहीं लाया गया और उसी जमीन पे काम करने वाले राघोजी भांगरे के भी इतिहास को सामने आने नहीं दिया गया। एक अफसोस होता है कि भाई, भारत के जो लोग आज अपनी राष्ट्रीयता पर बात करते हैं, जो लोगों को राष्ट्र की परिभाषा और राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र क्या होता है इस पर बात करना चाहते हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कितने राष्ट्रवादी हैं। ये वही लोग हैं जिनके वजह से राघोजी भांगरे को लड़ना पड़ा। हम लोगों ने मिशन के माध्यम से, मिशन बिरसा ब्रिगेड, सिंधु भारत आदिवासी बचाओ आंदोलन के माध्यम से आदिवासी मूलवासी समाज जोड़ो अभियान हम लोगों ने शुरू किया, जिसकी शुरुआत 26 अक्टूबर को सिवनी से की गई। और हमने एक मुख्य माइलेज यानी कुछ विशेष दिनों को हम लोगों ने साथ में रख के इस काम को अंजाम देने की प्लानिंग की है। पूरे मध्य भारत में राघोजी भांगरे इनकी जयंती 8 मई, बिरसा मुंडा जी इनकी जयंती 15 नवंबर, राघोजी भांगरे इनकी जयंती 8 नवंबर, बिरसा मुंडा जी इनकी जयंती 15 नवंबर। उसके बाद भगवान टंट्या भील इनकी जयंती, उसके बाद भगवान बाबूराव शर्मा के इनकी जयंती, और उसके पश्चात महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इनकी जयंती 14 अप्रैल। यानी ये मुहिम अब 8 नवंबर से 14 अप्रैल तक के चलेगी। 14 अप्रैल को इसका सोशल ऑडिट होगा कि मिशन के माध्यम से समाज जोड़ो अभियान जो चलाया गया उसका क्या इफेक्ट हुआ है, उसका क्या रिजल्ट है। ये अभियान चलाने की इसलिए ज़रूरत पड़ी है साथियों कि हमारे महापुरुषों ने समाज को एक जगह लाने का काम किया था। उनके साथ में जब राघोजी भांगरे का संघर्ष चल रहा था तो सह्याद्री के जितने आदिवासी समुदाय है, चाहे कोरकू हो, चाहे वारली हो, ठाकर हो, वहाँ का पावरा हो, जितने कोकना हो, महादेव कोड़ी हो, भील हो, गावित हो, इन तमाम आदिवासी समुदाय के लोग भगवान राघोजी भांगरे के आंदोलन का हिस्सा बने। और वो जब लड़ रहे थे तो तमाम समुदाय के लोग उनके साथ में थे। इतना ही नहीं, वहाँ का किसान वर्ग जो था, वहाँ का गरीब किसान मजदूर वर्ग जो था, वो किसी भी जमात से, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो,
वो राघोजी भांगरे के संघर्ष को अपने जीवन का आदर्श मानता था। राघोजी भांगरे की वजह से सह्याद्री बचा है हमारे पास, जिस पर पूरा महाराष्ट्र गर्व करता है कि भाई सह्याद्री ये सबसे बड़ा पहाड़ है और ये जो एरिया है ये पर्यावरण के माध्यम से और उसके नाम से पूरे देश में जाना जाता है। इस बेल्ट में रहने वाले, इस क्षेत्र में रहने वाले जो आदिवासी जन समुदाय के लोग हैं, उनकी लड़ाई विपरीत परिस्थिति में राघोजी भांगरे ने शुरू की थी। राघोजी भांगरे का जो संघर्ष था वो केवल अंग्रेजों के खिलाफ में नहीं था, वो संघर्ष पेशवाइयों के खिलाफ में भी था, वो संघर्ष जमींदारों के खिलाफ में भी था, वो संघर्ष मनुवादियों के भी खिलाफ में था। राघोजी भांगरे का संघर्ष बहुत महत्वपूर्ण संघर्ष है। और ये राघोजी भांगरे का संघर्ष रहे या बिरसा मुंडा का संघर्ष रहे या भगवान टंट्या भील का संघर्ष रहे या बाबूराव शर्मा के का संघर्ष हो या डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का संघर्ष हो, इस संघर्ष से एक चीज निकलती है जो मेरे पीछे दिए गए बोर्ड में लिखा हुआ है कि धर्म से बड़ी संस्कृति। ये महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर आपको सोचना ही पड़ेगा। हमारे जितने महापुरुष हुए हैं, तिलका मांझी से लेकर गुंडाधुर से लेकर शंकर शाह रघुनाथ शाह से लेकर अवंतीबाई से लेकर महात्मा ज्योतिबा फुले से लेकर संभाजी महाराज तक, ये जितने परिवर्तनशील क्रांतिकारी माइंड के लोग थे, जो उस विचारों के लोग थे, उनकी नजर में धर्म से बड़ी संस्कृति थी। उन्होंने धर्म को बहुत छोटा आंका। कुछ लोग गलत प्रचार कर रहे हैं, वो धर्म की श्रेष्ठता को सामने रख के बात करते हैं। जब धर्म की उत्पत्ति नहीं हुई थी तब से संस्कृति अस्तित्व में थी और वो मानव समाज का संचालन कर रही थी। इसका जीता जागता सबूत आपको मोहनजोदारो हड़प्पा के संस्कृति में मिलेगा, वहां मिले अवशेषों में मिलेगा, आज भी आदिवासियों के घरों में मिलेगा, चाहे किसी भी जनजाति का आदमी हो। जो मोहनजोदारो हड़प्पा में लिपियां मिली है, उस लिपि को संस्कृत में नहीं पढ़ा गया, ना पढ़ पाए। जॉन मार्शल और अनेक भाषाविद जो वैज्ञानिक थे, इन तमाम लोगों ने इसको निष्कर्ष निकाला कि ये द्रविड़ पूर्व या द्रविडियन भाषा का हिस्सा हो सकता है जो यहां पर उल्लेखित किया गया है। लेकिन हमने ये बात को समझा कि हमारे कुछ लोगों ने इसको पढ़ने की कोशिश की। इसको आज की वर्तमान मराठी नहीं, मराठी जो पहले मावड़ी भाषा कही जाती थी, वो मावड़ी भाषा में भी आप इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे आदिवासी जनजाति के लोग मावड़ी भाषा का प्रयोग करते हैं। साथों साथ गोंडी भाषा, भिल्ली भाषा, मुंडारी भाषा, उरावी भाषा, ये जितनी आदिवासी बोली भाषा है, उरक जो भाषाएं है, पूरी आदिवासी जनजाति के लोग, आदिवासी समुदाय के लोग मोहनजोदारो हड़प्पा में मिली लिपि को उनकी बोली भाषा में पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो संस्कृति आज भी उनके घरों में है। ये वो संस्कृति है जब इस देश में धर्म की स्थापना ही नहीं हुई थी, तब से ये संस्कृति अस्तित्व में है। और वर्तमान काल में साइंटिस्टों का कहना, सर्वोच्च न्यायालय का कहना और बाकी संशोधित करने वाले, जो संशोधन करने वाले लोग हैं, विद्वान हैं, उनका भी कहना है कि आदिवासी इस देश का मूल मालिक है, वो प्रथम नागरिक है और आदिवासियों का अस्तित्व इस देश में भगवान से भी पुराना है। यानी भगवान से भी पहले आदिवासियों का अस्तित्व इस जमीन पर था, है और आगे भी रहेगा। साथियों, ये बात पूरे आदिवासी क्रांतिकारियों के
आंदोलन से हमको मिलती है, निकलती है ये बात, उसका निष्कर्ष निकलता है कि धर्म से बड़ी संस्कृति है। इस देश में संस्कृत और संस्कृति ये दोनों का आपको ये द्वंद्व दिखाई देता है, डायलेक्टिक्स दिखाई देता है कि एक तरफ संस्कृत को मानने वाले लोग और एक तरफ संस्कृति को मानने वाले लोग। संस्कृत भाषा और प्राकृतिक भाषा का भी द्वंद्व दिखाई देता है आपको। ये बरसों से चला आ रहा है, हजारों साल से ये सांस्कृतिक संघर्ष चल रहा है और हजारों साल से आदिवासियों को बुरी तरह पराजित करने की कोशिश की जा रही है। उनकी संस्कृति को नेस्तनाबूद करने की कोशिश की जा रही है, उनकी जमीनों को लूटने की कोशिश की जा रही है, उनके जल जमीन जंगल पर जो वास्तविक सामाजिक अधिकार है, जो सांस्कृतिक अधिकार है, उसको छिन्न भिन्न करने का जो प्रयास है, कुछ लोग, कुछ विशिष्ट मानसिकता के लोग ये कर रहे हैं साथियों। और हम वर्तमान में भी और ऐतिहासिक काल, प्राचीन काल के भी इतिहास में हमको जब पढ़ने या देखने या समझने मिलता है तो ये बात खुल के आती कि इस देश में मूलतः प्राकृत और संस्कृत यानी संस्कृति और संस्कृत का ही झगड़ा रहा है। संस्कृति ये मात्र सत्तक पद्धति का हिस्सा है और संस्कृत ये पितृसत्तक पद्धति का हिस्सा है। इस देश में जो संस्कृति थी वो बहुल बोली भाषाओं का संग्रह था। बहुल बोली भाषा, आपको प्राकृत भाषा का संबंध यहां इस देश की जितनी बोली भाषा है पूरी बोली भाषाओं से दिखाई देता है। पाली भाषा का भी संबंध प्राकृत भाषा से दिखाई देता है। तेलुगु भाषा, तमिल भाषा, कन्नड़ भाषा, गोंडी भाषा, मुंडारी भाषा, संताली भाषा, भिल्ली भाषा, कोरकू भाषा इत्यादि अनेक जो बोली भाषाएं हैं, उन बोली भाषाओं में प्राकृत भाषा का आपको उल्लेख दिखाई देता है। उन बोली भाषाओं में संस्कृत भाषा का उल्लेख नहीं दिखाई देता है। कुछ साथियों ने हल्बी भाषा को इंडो आर्यन भाषा के रूप में दिखाने की कोशिश की गई। ये असफल प्रयास है, क्योंकि जो हल्बी आदिवासी समुदाय, हल्बी हल्बा आदिवासी समुदाय है, ये प्राकृत और गोंडी भाषा से, जिसको कोया बोली बोलते हैं हम, वो कोया बोली से इनका घनिष्ठ संबंध है और कोया बोली इस देश की मूल भाषाओं का में से एक है। साथियों, हमको जब इस पूरी विचित्र परिस्थिति को समझने का हम जब प्रयास करते हैं तो हमारे सामने इन महापुरुषों का इतिहास दिखाई देता है। ये लोग जल जमीन जंगल की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन इनके दिमाग में एक चीज बहुत महत्वपूर्ण थी जिस पर आपको सोचना ही पड़ेगा, वो है समाज। समाज ये सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी। आज संवैधानिक समाज के रूप में हम लोग देखते हैं, लेकिन जब संविधान नहीं था तब से सामाजिक संकल्पना जो थी वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। बिरसा मुंडा का संघर्ष हो, भगवान टंटा भील का हो, बाबूराव शेरमागे का संघर्ष हो, या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का हो, महात्मा ज्योतिबा फुले का संघर्ष हो, इसकी पृष्ठभूमि सामाजिक थी। इस संघर्ष से हमको एक निष्कर्ष निकलता है कि धर्म से बड़ी संस्कृति, जीवन से बड़े विचार और भगवान से बड़े शहीद, भगवान से बड़े शहीद और नेता से बड़ा कैडर यानी कार्यकर्ता, प्रशिक्षित कार्यकर्ता, जिसको सैनिक बोलते हैं आप। ये चार बातों पर, मुख्य चीजों पर आधारित ये लड़ाई थी साथियों। अगर ये मुख्य बातें नहीं होती तो वो इसके लिए अपना समर्पण, अपना त्याग, अपना जीवन अपने गले पर हंसते हंसते फांसी का फंदा नहीं लगाते। इतनी बड़ी जगह इनके दिमाग में, इनके विचारों में समाज की थी और मानवता की थी। इसी संघर्ष ने
राघोजी भांगरे की मृत्यु के बाद, तिलका मांझी की मृत्यु के बाद 1857 का जो संघर्ष जिसका उल्लेख भारत के इतिहास में कर रहे हैं, उसकी मुख्य प्रेरणा अगर कहीं से गई होगी तो राघोजी भांगरे से गई है, तिलका मांझी से गई है, सिद्धू कानू से गई है। यह प्रेरणा जमीन बचाने की थी, यह प्रेरणा जंगल बचाने की थी, यह प्रेरणा इस देश पे जल बचाने की थी। उस वक्त आदिवासियों को जल, जमीन, जंगल के जो कल्पना थी वो मानव जीवन के मुख्य स्रोत के रूप में थी, जो आज वास्तविक रूप से पूरे विश्व के वैज्ञानिक उसी पे बात कर रहे हैं। जिस चीज को बचाना चाहिए उस चीज को लुटाने की कोशिश भारत में की जा रही है। भारत में रोजगार के नाम पर कॉरपोरेट्स को भारत की पर्यावरण वाली जमीन, जिस जमीन पर बहुत बड़े गहराई से आप लोग ध्यान देंगे तो जल, जमीन, जंगल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं मानव जीवन को सुरक्षित रखने के लिए। उस जल, जमीन, जंगल की संकल्पना राघोजी भांगरे की विचारों की मुख्य देन है। अगर ये संघर्ष बिरसा मुंडा तक, बाबूराव शिर्मा के, टंट्या भील, गुंडाधुर, वीर नारायण, ऐसे अनेक शहीद जिन्होंने जल, जमीन, जंगल की लड़ाई लड़ी, ये लड़ाई की वजह से भारत में, भारत के हिस्से में जमीन आई। ये झूठा इतिहास बता रहे हैं कि किस संघर्ष की वजह से जमीन आई। कौन सा संघर्ष, विच स्ट्रगल इज इंपॉर्टेंट फॉर द लैंड, विच हैज प्लेड मेन रोल इन द इंडियन इंडिपेंडेंस बैटल, यानी हमारे स्वतंत्रता के संघर्ष में जिस संघर्ष का उल्लेख मुख्य रूप से होना चाहिए उसको दुय्यम दर्जे का ये उल्लेख दिखाई दे रहे हैं। जो राजनीतिक सत्ता हस्तांतरण का संघर्ष था वो मुख्य इतिहास का हिस्सा बन गया, लेकिन जिनकी वजह से जमीन बची, जिनकी वजह से यहां के प्रत्येक नागरिक को भूस्वामी होने का अधिकार मिला, जिनकी वजह से किसानों की जमीन बची, जिनकी वजह से मजदूरों के हिस्से में थोड़ी जमीन आई, लेकिन जमीन आई, वो मालिक बने। इस मालिकियत को, जिसको नेशनल ओनरशिप बोलते हैं ऑन द लैंड, आपकी जो ओनरशिप है वो भारत के राष्ट्रीय भूमि पर है, और वो जो राष्ट्रीय भूमि है उसका सबसे बड़ा हिस्सा यानी आदिवासी संघर्ष की वजह से भारत के हिस्से में आया। हिस्ट्री ऑफ लैंड, लैंग्वेज ऑफ लैंड, भूमि की भाषा, भूमि का संघर्ष, भूमि का इतिहास भारत में नहीं लिखा गया, क्योंकि ये श्रमिक संस्कृति के श्रमिक संस्कृति को मानने वाले लोगों के हाथ में सत्ता नहीं थी। जो कृषि संस्कृति को मानते थे लोग, श्रमिक संस्कृति को मानते थे, उनके हाथ में इस देश में किसी इतिहास में सत्ता नहीं आई। सत्ता पर हमेशा उच्च वर्णीयों का राज रहा है, और उनके साथ उनके सहयोगी जमींदार, व्यापारी, आज जिनको कॉरपोरेट्स बोलते हैं आप, उनका राज्य रहा है। अभी G20 का बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा किया देश में। G20 की जो रिजल्ट है, उसका जो रिपोर्ट है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि इस देश के 3% लोगों के हाथ में इस देश की 55% संपत्ति है, और 97% लोगों के हाथ में इस देश की 45% संपत्ति है। जो खाई है अमीरी गरीबी की, ये बढ़ती जा रही है। जुआ, सट्टा, शेयर्स, इस पर लोग पैसा कमा रहे हैं। ये श्रमिक या श्रम के माध्यम से अर्जित किया हुआ धन नहीं है, ये गैर श्रमिक कैपिटल है। ये ऐसा कैपिटल है जिसके लिए उनको मेहनत नहीं करनी पड़ी। पैसे वाला और पैसे वाला बनते जा रहा है, गरीब और गरीब बनते चले जा रहा है, चाहे किसी भी समुदाय का हो।
और ऐसी विपरीत परिस्थिति इस देश में आ गई है कि यहां इकोनॉमिक इक्वलिटी यानी आर्थिक समानता, सोशल इक्वलिटी सामाजिक समानता, कल्चरल इक्वलिटी सांस्कृतिक समानता, नेशनल इक्वलिटी राष्ट्रीय समानता, इसकी जो आवश्यकता है उस पर बात करने के बजाय जो चीजों पे बात नहीं होनी चाहिए, जो चीजें इस देश की मूल आत्मा को खत्म करती है, मूल इतिहास को खत्म करता है, उस चीज का प्रचार बड़े धड़ाके से चल रहा है पूरे मीडिया में। पूरे लोग, अगर आप और मैं इस टाइप की बात करते हैं तो हमको गैर राष्ट्रीय बोलते हैं, एंटी नेशनलिज्म। यह नेशनलिज्म की परिभाषा है कि जो भारत के प्राचीन इतिहास की बात करेगा, जो भारत के सांस्कृतिक इतिहास की बात करेगा, जो भारत के वास्तविक इतिहास की बात करेगा, वो व्यक्ति राष्ट्रीय नहीं है। राष्ट्रीय वो है जो धार्मिक राष्ट्र की बात करेगा खुलेआम, जो जाति पे बात करेगा, जो धर्म पे बात करेगा, वो राष्ट्रीय है। ये आदिवासी समाज के साथ इतना बड़ा मजाक इस देश में हो रहा है कि जो इस देश का मालिक है वो राष्ट्रद्रोही कैसे हो सकता है? जो देश का मालिक है, जिसने इस देश की जमीन को तुम्हारे हिस्से में रखा है, इस देश के जंगल को तुम्हारे हिस्से में लाया है, तुमको उसका पार्ट एंड पार्शियल बनाया है, इस देश के पर्यावरण को तुम्हारे नजदीक रखा है, जिसके वजह से इस देश में जनता जी रही है, सांसें ले रहे हैं, उस कंप्लीट एटमॉस्फेयर को, अगर प्रॉपर रिक्वायर्ड एटमॉस्फेयर को अगर किसी ने जिंदा रखा है तो वो आदिवासी संस्कृति और आदिवासी आदमी ने रखा है, आदिवासी समूहों ने रखा है। साथियों, एक बात का मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि राघोजी भांगरे के संघर्ष को समझने के लिए, राघोजी भांगरे के मूल संघर्ष को समझने के लिए ये 4 चीजों पर पहले आप अपनी सोच बना लीजिए। आप एक निष्कर्ष है ये महापुरुषों का, जिन्होंने अपनी गर्दन कटाई है, जिन्होंने अपने आप को इस जमीन के लिए, इस देश के लिए, समाज के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया है। वो लोगों के जो संघर्ष के मूल 4 तत्व है कि धर्म से बड़ी संस्कृति है, जीवन से बड़े विचार है। आप इस बात को गहराई से समझो, धर्म से बड़ी संस्कृति है, जीवन से बड़े विचार है, भगवान से बड़े शहीद है। इस देश में शहीदों का स्थान भगवान से बड़ा है, यह सच्चाई है। इस देश को बनाने में, इस देश को जिंदा रखने में, आपको और हमको सुरक्षित रखने में शहीदों की बहुत बड़ी भूमिका है, जिनका स्थान इस देश में भगवान से बड़ा होना चाहिए। और उनकी कुर्बानी भगवान से बड़ी है। भगवानों ने नहीं की ऐसी कुर्बानी आपके लिए जो इन शहीदों ने की है, जिनके भरोसे आपके हिस्से में जमीन आई, आपके हिस्से में अनाज आया, आपके हिस्से में कपड़े आए। इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कोई कि इस देश में संघर्ष आदिवासियों का कपड़े पहनने के लिए भी था। हम अपनी माँ बहनों को कपड़े नहीं पहना पाते थे, उस वक्त हमको ब्लाउज पहनने पर टैक्स लगता था हमारी माँ बहनों को। वो ब्लाउज पर टैक्स लगाने वाले कौन थे? थोड़ा खुल के तो इस पर चर्चा की जाए। वो आदर्शवाद आदिवासियों को क्या समझाएंगे? ये कैसा आदर्शवाद है? ये कैसी सोच है? क्रिमिनल ट्राइब आदिवासियों को बोलने वाले कौन थे? आदिवासियों को राक्षस बोलने वाले लोग कौन थे? दैत्य बोलने वाले लोग कौन थे? असुर बोलने वाले लोग कौन थे? दस्यु बोलने वाले लोग कौन थे? ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये जो भाषा है, ये शब्द है, इसको सुनने पर भी आज हम सबको बुरा लगता है। क्रिमिनल ट्राइब आदिवासियों को किसने बोला? क्यों क्रिमिनल ट्राइब की बात करते हैं लोग? इस देश के पार्लियामेंट पे एक बार डिबेट तो हो जाए क्रिमिनल ट्राइब क्या था। इस देश के मालिकों का बच्चा पैदा होता था तो उसको क्रिमिनल ट्राइब बोल देते थे, और उसको मारने पर किसी पर एफआईआर नहीं होता था। यह कानून भी इस देश में था। किसने लाया था?
आदिवासियों के सामाजिक भूमि अधिकार, जिसको आप लोग CFR के रूप से जानते हैं अभी, कॉमन फॉरेस्ट राइट्स, जो CFR है यानी सामुदायिक भूमि अधिकार, पहले आदिवासियों की पारिवारिक जमीन नहीं होती थी, यानी व्यक्तिगत जमीन नहीं होती थी, उसमें सामुदायिक व्यवस्था थी, वहां अधिक जमीनों पे सामुदायिक अधिकार था। वो सामुदायिक अधिकारों के वनों को राष्ट्रीय और सुरक्षित वनों में, यानी फॉरेस्ट कंजर्वेशन के नाम पर, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के नाम पर उसको राष्ट्रीय संपत्ति दिलाने में किनका किनका हाथ था? आदिवासी कैसे भूमिहीन हुए, कैसे अधिकारहीन हुए? आदिवासियों से परियोजना के नाम पर कैसे जमीन छीनी गई? उनका विस्थापन कितना हुआ, क्या नुकसान हुआ, उनका त्याग कितना था? इस पर चर्चा करने की ताकत किसी में नहीं है। और उसी कौम को हंसी में रख के आज ये लोग उनको गैर राष्ट्रीय होने का, उनको बोलने नहीं देने का, उनकी आवाज दबाने का काम कर रहे हैं। इस देश में आदिवासी भूख से मरता है साथियों। यहां कुत्ता भूख से नहीं मरता है, आदिवासी भूख से मरता है। इस देश का सबसे गरीब आदमी बन गया आदिवासी। ₹1.45 तक के इनकम को आका गया है इस देश में आदिवासियों। जो व्यक्ति रोज ₹1.45 कमाता है, उसके खाने का, रहने का, पढ़ने का, उसके जीवन के विकास की संकल्पना या उसका इस देश के मुख्य प्रवाह में आने की संकल्पना करने वाले लोग कहां हैं? कौन इस पर चर्चा कर रहा है? उसके काम छीने गए, उसके पास काम नहीं है। विश्व में पहला देश है भारत जहां पर आदिवासियों को ब्लड बेचने का धंधा करना पड़ रहा है, अपना खून बेचना पड़ रहा है, और उसके एवज में आके वो अपने बच्चों को ये करते हैं। ये प्रैक्टिकल बातें हैं, ये कोई बनावटी बातें नहीं है, ये कोई आरोप नहीं है, ये प्रैक्टिकल चीजें। आदिवासी क्षेत्रों में जहां खाने को नहीं है, काम नहीं है, वही ब्लड बैंक के कैंप लगते हैं। आपने कभी देखा क्या किसी बहुत बड़े VIP कॉलोनी में या किसी फ्लैट स्कीम में या शहर के किसी क्षेत्र में यहाँ के बड़े लोग जो 2 वक्त की रोटी खाते हैं, अच्छी उनकी ताकत है, उनको सब कुछ मिलता है, उनके घर के पास ब्लड बैंक का कैंप होते हुए देखा है आपने? जिनको खाने को नहीं है, जिनके पास काम नहीं हो, वो मजबूरी में ब्लड बेचते हैं, वहां ब्लड का कैंप लगाते हैं। इन परिस्थितियों को निर्माण किसने किया? कौन है इसके पीछे? कई आदिवासियों के बच्चे गुम हो गए, कई आदिवासी महिलाएं गायब हो गई है, उसके बारे में ना गवर्नमेंट को मालूम है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का आप रिपोर्ट देख लीजिए, हजारों की संख्या में आदिवासी महिलाएं और लड़कियां गायब हो गई है। वो किधर गई, उनको मारा गया, वो मिले नहीं मिले, इसकी कोई रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास में नहीं है। ये कैसा देश है? विश्व में जो परिस्थिति आदिवासियों की भारत में है, विश्व के किसी देश में नहीं है। और जबरन माइनिंग, यानी हमको करना है, हमको जमीन बेचना है, हमको देना है। अरे सरकारी एजेंसियां क्यों नहीं कर रही? आप कॉर्पोरेट को क्यों बेच रहे हो? आप उसको सरकारी नौकरी का हिस्सा दो, उसका शेयर दो, 5th शेड्यूल के एरिया में उसकी जो स्वायत्तता है, उसकी जो ऑटोनॉमी है, उसको जिंदा रखो। वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अगर वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के बारे में बात करता है तो गैर राष्ट्रीय कैसी, एंटी नेशनलिस्ट कैसा हो गया वो? आप होते कौन हो खुलेआम ये स्टेटमेंट देने का कि हम आदिवासियों की जमीनें लीज पर देंगे? अरे जो आदिवासियों की जमीन है ये हेरिटेज लैंड है। उनका आर्टिकल पढ़े 13(3) का 13(3)C अनअमेंडेबल आर्टिकल है। आदिवासियों को सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक स्वतंत्रता का प्रावधान है उसमें, जो 371 और 72 में आज भी दिया हुआ है। आपने एक एक्सपेरिमेंट किया 370 का, लद्दाख की पोजीशन देख लीजिए, आप कश्मीर की पोजीशन देख लीजिए। उस परिस्थितियों के लिए आपको जहां जमीन होना, कॉर्पोरेट के लिए आपको जमीन देना है औने पौने दाम में, ₹1, ₹2, ₹5, इस पर आप लोग दे रहे हो उनको। और वो रोजगार क्या दे रहे हैं आपको? रोजंदारी में जो
रोजगार गारंटी योजना गवर्नमेंट दे रही थी, उतनी रोजंदारी में वो अपनी फैक्ट्री में काम दे रहे, उसको कोई सिक्योरिटी नहीं है। वहां कोई लेबर एक काम नहीं करता, मजदूर मर गया तो उसको कोई कॉम्पनसेशन नहीं है, उसके बच्चे को नौकरी नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी नहीं है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल जॉब जो होता है, इनसिक्योर, असंगठित लेबर जिसको बोलते हैं आप लोग, अनऑर्गेनाइज्ड लेबर, अनऑर्गेनाइज्ड लेबर, यह परिवर्तित हो गया है। आदिवासी समाज के हर एक घर के बाद दूसरा घर मजदूर का है। आदिवासी क्षेत्रों को, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, आपका गुजरात हो, राजस्थान हो, आदिवासी क्षेत्रों को मजदूरों की मंडी के नाम से जाना जाता है। आज मजदूरों का बाजार बना दिए। जो इस देश का मालिक है, जिसके जमीन है, वो मजदूर कैसे बन गया भाई? उस बाजार का हिस्सा बन गया वो। आप उसको वैसे ही रखना चाहते हो। ये षड्यंत्र के खिलाफ में राघोजी भांगरे का संघर्ष आज हमको याद करना पड़ रहा है। 200 साल बाद, 150 साल बाद बिरसा मुंडा के संघर्ष को याद कर रहे हैं हम। 180 साल बाद में टंटा भील के संघर्ष को याद कर रहे हैं हम। 170 साल बाद में हम लोग राघोजी भांगरे के संघर्ष को, यानी बाबूराव शर्माके के संघर्ष को याद कर रहे हैं हम। 75 साल बाद में डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर द्वारा किए गए संघर्ष को याद कर रहे हैं हम। 110 साल पहले महात्मा फुले जी का संघर्ष था, उसके पहले 400 साल पहले संभाजी महाराज का जो संघर्ष था, उसको याद कर रहे हैं हम आज। ये जरूरत क्यों पड़ी? ये जो शहीद है, इनका इतिहास इतना बुलंद है कि भारत में इसकी तुलना किसी से की जाना है गलत है। आप बिरसा मुंडा की तुलना सरदार पटेल से कर सकते हैं क्या? नहीं की जा सकती। वो पॉलिटिकल संघर्ष का हिस्सा था। हम सरदार पटेल जी का बहुत मान सम्मान करते हैं, लेकिन उनके प्रति आदिवासियों में जो मत है, उसकी भूमिका को जाने बगैर आप लोगों ने संयुक्त रूप से उसका जयंती मनाना, यह आदिवासियों को भ्रमित करना या उनके मन में एक शंका पैदा करने वाली बात है। क्योंकि इस देश को देश बनाने में सबसे ज्यादा अगर कुर्बानी किसी को देनी पड़ी तो आदिवासियों को देनी पड़ी, और उसकी जनरेशन टू जनरेशन भोग रहे हैं हम। हमारे कंट्रीब्यूशन को याद नहीं किया जाता है, हमारे एग्जिस्टेंस को रिफ्यूज किया जा रहा है। इस देश में आदिवासी नहीं रहते हैं, यह खुलेआम बात करने की कोशिश की जा रही है। अरे आदिवासी नहीं रहते, इसका दूसरा मतलब है आदिवासी भारत के नागरिक नहीं है। आप उनकी नागरिकता को भी प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश कर रहे हैं। यह षड्यंत्र है, यह विचारधारा नहीं हो सकती है, राष्ट्रवाद नहीं हो सकता है। इस देश के मालिकों को, देश के प्रथम नागरिक को परिभाषित किए बगैर भारत में राष्ट्रवाद की संकल्पना खड़ी नहीं हो सकती है, ना होगी। आज आदिवासियों को दबाया जाएगा, कल दलितों को दबाया जाएगा, परसों ओबीसी किसानों को, मजदूरों को दबाया जाएगा, गरीबों को दबाया जाएगा। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सोशल सेटलमेंट का हिस्सा है। इस देश के उच्च वर्णीय से लेकर जो नीचे का भी आदमी है, उस आदमी को समान स्थान देने का ये जो पवित्र विचारधारा है, वो संविधान का हिस्सा है। उस संविधान को भी छेड़ने की कोशिश की जा रही है, उसको भी छिन्न भिन्न किया जा रहा है। नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स दिखाए गए हैं। आदिवासियों के 5वीं सूची के क्षेत्रों में जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं, ताकि वो भूमि राष्ट्र विकास के नाम से, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर उसका दुरुपयोग किया जा सके। यह संघर्ष आदिवासियों ने पहले किया, उपनिवेशवादी लोगों के साथ में किया, बाहरी लोगों के साथ में किया, जमींदारों से किया, उच्च वर्णीयों से किया, जो मुख्य रूप से अंग्रेजों का साथ दिए इन्होंने। और वही संघर्ष आज हमारे सामने फिर से खड़ा हो गया है। आज सह्याद्री की जमीन सुरक्षित नहीं है, उसको लीज पे देने की बात की जा रही है। मध्य भारत की जमीन सुरक्षित नहीं है, उसको भी लीज पे देने की बात की जा रही है। आप उसके खिलाफ में जो संघर्ष है, कॉमन आदमी का संघर्ष है, जो पढ़ा लिखा नहीं है,
स्वाभाविक संघर्ष जो है उसको आपने गैर संवैधानिक संघर्ष के रूप में चिन्हित करके उनको दंडित करने का आपने जो पाप किया है वो गलत है। और जो लोग जानबूझ के हथियार उठा के उसका ये करते हैं, हम उसके फेवर में नहीं हैं। लेकिन निर्दोष आदिवासियों को, वहां की निर्दोष जनता को, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय की रहे, उसकी आवाज दबाने की जो कोशिश हो रही है, ये भारतीय संविधान की आत्मा को खत्म करने की कोशिश है। साथियों, इस देश को पूंजीपतियों के हाथ से बचाने के लिए, कॉरपोरेट के हाथ से बचाने के लिए, धर्मांध लोगों के हाथ से बचाने के लिए, जो भाईचारा ना पैदा करे ऐसी विचारधारा स्थापित करने वाले लोगों के विचारों से बचाने के लिए इन महापुरुषों के विचारों की जरूरत है। आपके पास जमीन है तो उस जमीन पर आपकी मालिकियत को सिद्ध करने के लिए या आपके हिस्से में लाने के लिए, आप यकीन मानिए किसी ने आपके लिए अपने आप को फांसी में खड़ा कर दिया, फांसी के तख्ते पे लटका दिया। 40 साल की उम्र में राघोजी भांगरे ने अपने आप को फांसी के तख्ते पे हंसते हंसते लटकाया। अपनी मौत के अंतिम समय पर एक बच्चे को बुला के राघोजी भांगरे ने बोला कि मैंने जो नहीं किया, अब मुझसे जो नहीं हुआ है वो तुझे करना है। क्या चाहते थे राघोजी भांगरे? समाज को भगोड़ा बनाने की कोशिश कर रहे थे। एक मामूली कॉमन मध्यम वर्गीय गरीब किसान परिवार में राघोजी भांगरे पैदा हुए, और ऐसा परिवार जिसको पूरा देश सल्यूट करना चाहिए। लेकिन अफसोस है महाराष्ट्र गवर्नमेंट उसका उल्लेख भी नहीं करती है। राघोजी भांगरे की मां शहीद, बाप शहीद रामाजी भांगरे, उनको भी काले पानी की सजा, उनके भाई भी शहीद, उनके चाचा भी शहीद, और उनकी पत्नी और उनके बच्चों को जो जिस तरीके से इन्होंने मारा है वो इतिहास में सबसे बड़ा अपराध है जिसको कभी आदिवासी समाज माफ नहीं कर सकता है। हो सकता है आज मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज आपको दबाने की कोशिश की जाए, सत्ता का इस्तेमाल भी आपके खिलाफ किया जा रहा है, आपके मूलभूत अधिकारों के खिलाफ किया जा रहा है। बिरसा ब्रिगेड इस देश के संविधान को बचाने की कोशिश कर रहा है। बिरसा ब्रिगेड इस देश की मानवता को बचाने की बात करता है। बिरसा ब्रिगेड इस देश के जितने मूल शहीद हैं उनके विचारों को समाज के सामने, उनके इतिहास को समाज के सामने लाने की बात कर रहा है। बिरसा ब्रिगेड निष्पक्ष मैत्री और निष्पक्ष बंधुता की तरफ बढ़ना चाहता है। बिरसा ब्रिगेड अनसाउंड पीपल, जिसको कोई आवाज नहीं है, जिनकी कोई आवाज नहीं उठाता, उनके लिए न्याय व्यवस्था पे आवाज उठाने की बात करता है। बिरसा ब्रिगेड केवल आदिवासियों का संगठन नहीं है। बिरसा ब्रिगेड में ब्राह्मण भी काम कर रहे हैं, मुस्लिम भी काम कर रहा है, क्रिश्चियन भी काम कर रहा है, सिख भी काम कर रहा है, बौद्ध भी काम कर रहा है। इस विचारधारा के खातिर साथियों अब समय आ गया है, इस देश में एक बहस खड़ी करनी पड़ेगी कि किनको हम धन्यवाद दें, किनको याद करें, किनको कौन से प्रसंग में याद करना चाहिए, किनका योगदान क्या है, इसका सोशल ऑडिट होना चाहिए। ये बड़ी बड़ी बातें करने से काम नहीं चलेगा। कोई संगठन राष्ट्र की बात कर ले और वो राष्ट्र के लिए पोषक संगठन हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ना आप साबित कर सकते हो। आप झूठ भी बोलोगे तो एक दिन झूठ को रुकना पड़ेगा, क्योंकि वास्तविकता नहीं बदलती है। वास्तविकता पर आधारित ही देश की संकल्पना, राष्ट्र की संकल्पना, राष्ट्रीय बंधुता की संकल्पना, राष्ट्रीय प्यार की, जो हम एक दूसरे के प्रति प्रेम रखें, ऐसी बंधुता हमारी तैयार रह सकती है। लेकिन सच्चाई को स्वीकार करके, इस देश के वास्तविक इतिहास को स्वीकार करके। उस वक्त राघोजी भांगरे हर हर महादेव की बात करते थे, संभाजी महाराज हर हर महादेव की बात करते थे, शिवाजी महाराज हर हर महादेव की बात करते थे। ये जो शब्द है इसका संबंध सिंधु संस्कृति से है। एक षड्यंत्र के तहत इसको धार्मिकता का कलर दिया गया। आप
संभाजी महाराज के जितने ग्रंथ है, उनकी जो स्टडी है, उनके द्वारा लिए गए जो निर्णय है, उसका आकलन करोगे तो आपको पता चलेगा कि उनका झुकाव भी सिंधु संस्कृति की तरफ था। उस सिंधु राष्ट्र से प्रेरित थे सब लोग, शिव से प्रेरित थे, महादेव से प्रेरित थे, जो कृषि संस्कृति का प्रतीक है। इस देश का आदि देव महादेव है, देव आदि देव, सब देव का देव। उसके इतिहास को भी खत्म करके एक नई मोनापल्ली लाके नई धार्मिक व्यवस्था खड़ी करने की बात की जा रही है। मजबूरी में नाम लेते हैं महादेव का, उसके सामने एक दूसरी संकल्पना और उनको नीचा कर बताने की कोशिश सदियों से चली आ रही है। लेकिन इस देश की जनता का जो आस्था है, उसकी जो आस्था है वो कृषि संस्कृति पर आधारित आस्था है, महादेव कभी नहीं बदलेगा। यानी सिंधु संस्कृति के अवशेष बदले नहीं, आज भी है। इतने आक्रमण होने के बाद भी, इतना आक्रमण, अतिक्रमण और संक्रमण की जो रणनीति अपनाई गई है इस देश में, इस देश के वास्तविक प्राचीन भारत को बदलने की जो कोशिश की जा रही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा है, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा है। लोग जानते हैं कि उनके पास में क्या उपलब्ध है, उनके घरों में क्या उपलब्ध है, उनके पूर्वजों ने क्या आस्था थी, वो किस तरफ जाना चाहते थे। एक साथी ने मेरे को बोला कि दादा अपने लोग क्रिश्चियन बन रहे हैं, कुछ लोग मुस्लिम बन रहे हैं, कुछ लोग हिंदू बन रहे हैं। तो मैंने उनको बोला कि जो लोग अपनी संस्कृति से अवगत नहीं है, जो सांस्कृतिक समाज व्यवस्था की जीवन को नहीं समझते हैं, वही लोग धर्म का शिकार होते हैं। आदिवासी क्रिश्चियन हो सकता है, लेकिन क्रिश्चियन आदिवासी नहीं हो सकता है। आदिवासी हिंदू हो सकता है, लेकिन हिंदू आदिवासी नहीं हो सकता है। आदिवासी मुस्लिम हो सकता है, लेकिन मुस्लिम आदिवासी नहीं हो सकता है। इस देश में क्रिश्चियन होना, हिंदू होना, ब्राह्मण होना बड़ी बात नहीं है साथियों, बड़ी बात है आदिवासी होना। आप जिस क्षण अपने आप को आदिवासी बोलते हैं, आपकी मालिकियत खड़ी होती है, आपका इतिहास आपकी आंखों के सामने खड़ा हो जाता है कि आप इस देश के प्रथम नागरिक हो, इस देश के मूल मालिक हो। जो वर्तमान पॉलिसी दिखाई दे रही है, जो वर्तमान रणनीति दिखाई दे रही है इस देश में प्रस्तापितों की, वो रणनीति यह है कि आपको भूमिहीन करना। जंगल, जल और जमीन के बगैर आदिवासी परिभाषित नहीं हो सकता है। जल, जमीन, जंगल का समानार्थी शब्द है इस देश में आदिवासी। उस मूल संकल्पना को खत्म की जा रही है और एक बनावटी बात लोगों के सामने परोसी जा रही है कि भारतीय संविधान में जनजाति लिखा है, आदिवासी नहीं है। अरे भारतीय संविधान के प्री कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट में जो जयपाल सिंह मुंडा और बाबा साहब का जो डिबेट है उसको पढ़ो। उसमें उल्लेख किया गया है कि क्यों इन लोगों को हम लोग अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल ट्राइब बोल रहे हैं। ये शेड्यूल ट्राइब वही है जो आदिवासी है। कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है ये शेड्यूल ट्राइब वही है जो आदिवासी है, और ये लोग फैला रहे हैं आदिवासी नहीं है, शेड्यूल ट्राइब है। अगर ऐसा होता तो 2010-2011 में जस्टिस काटजू और उनके सहयोगी जज के माध्यम से नंदाबाई भील के जजमेंट में यह बात क्यों आती कि हु इज द ओरिजिनल पीपल ऑफ इंडिया, हु इज द एबोरिजिनल पीपल ऑफ इंडिया, हु इज द इंडिजिनियस पीपल ऑफ इंडिया, हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। इतनी बड़ी बात बोली गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि आदिवासी इस देश के प्रथम मालिक, मूल मालिक और प्रथम नागरिक है। इस देश के प्रत्येक गौ सरकार और प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि उनको सम्मान मिले। ये सुप्रीम कोर्ट बोलता है। और आप खुलेआम जनजातीय गौरव दिवस, आदिवासी गौरव दिवस भी होनी चाहिए ना भाई। आप आदिवासियों को अपना समझते हो तो आदिवासी बोल के पुकारो ना। जनजाति बोल के आप क्यों कंफ्यूजन खड़ा कर रहे हैं? आदिवासियों में लड़ाई जा रहे, आदिवासियों के समकक्ष जो उनके वंशज है, बंजारा, बहुत सारे लोग हैं जो आदिवासियों के समकक्ष और उनसे मिले जुले लोग हैं,
उनको भटकाया जा रहा है, आपस में लड़ाया जा रहा है, हर जगह रिजर्वेशन की लड़ाई। आदिवासी की जो एनर्जी है उसको दूसरी तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं, और पढ़े लिखे आदिवासियों के लोग, अधिकारी लोग, कर्मचारी लोग इस तरफ डाइवर्शन दे रहे हैं। वो सोसाइटी को निर्माण करने की तरफ अपने एनर्जी लगाने के बजाय जहां कोई आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा वहां आप अपनी एनर्जी ये कर रहे हैं। कहां है रिजर्वेशन? वेयर इज रिजर्वेशन? आपसे किसी ने पूछ लिया कि रिजर्वेशन खत्म होगा उसके बाद की, अगर खत्म हो गया रिजर्वेशन, अगली लड़ाई आपकी कौन सी रहेगी? क्या जवाब दोगे आप? आपकी पीढ़ी को, आपकी अंतिम, इस देश की, देखिए जो लड़ाई है ये हमारी अंतिम पीढ़ी द्वारा अंतिम पीढ़ी को बचाने के लिए लड़ी जाने वाली अंतिम लड़ाई है। इसको किसी भी हाल में जीतना है, नहीं तो आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आपके राष्ट्रीय अधिकार तो समाप्त हो गए साथियों, अंतरराष्ट्रीय पहचान को भी खत्म कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय अधिकारों का हिस्सा नहीं बनने दे रहे आदिवासियों को। अंतरराष्ट्रीय आदिवासियों के जो अधिकार है उसका हिस्सा नहीं बन पाए, नहीं तो भारत में इन्वेस्टमेंट कैसा होगा? भारत में आदिवासियों की जमीनों की लूट कैसी होगी? ये दोहरा मापदंड जो आपके सामने आ रहा है, इसको समझने की कोशिश करो। आप अपने खून को, अपनी संस्कृति से गद्दारी मत करो, अपनी समाज से गद्दारी मत करो। जय जवान जय किसान ये नारा है इस देश में, उसको बड़े सम्मान के साथ बोल रहे हैं। जल जमीन जंगल का जो नारा है उसको सम्मान क्यों नहीं मिल पाया है? जल जमीन जंगल की लड़ाई लड़ने वाले महापुरुषों को भारत के इतिहास में स्थान क्यों नहीं मिला? आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आदिवासियों के महापुरुष, जिनकी वजह से पूरा सह्याद्री है, उस महापुरुष को याद करने की जरूरत क्यों नहीं की? इसका मतलब आपका जो संघर्ष है, आपकी जो लड़ाई है, आपका जो वास्तविक इतिहास है, इसको अमान्य करने का षड्यंत्र चल रहा है, इसको नेस्त नाबूद करने का षड्यंत्र चल रहा है। और अंबेडकरवादियों को खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संविधान की पृष्ठभूमि और संविधान की मूल आत्मा जो उसका परफेज है, वो जो उसका मेन उद्देश्य है, उसी को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। कॉन्स्टिट्यूशनल कंफ्यूजन खड़ा कर दिया गया है इस देश में, और कॉन्स्टिट्यूशनल कंफ्यूजन खड़ा हो रहा है तो पैरेलली डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का जो अंबेडकरवाद है वो उसमें भी कंफ्यूजन खड़ा हो रहा है। और ये जो संक्रमणता की स्थिति जो पैदा हुई है, उसके लिए समाज के पढ़े लिखे लोग जवाबदार हैं। या माओवाद चल सकता है, या मार्क्सवाद चल सकता है, या धर्मवाद चल सकता है, अंबेडकरवाद क्यों नहीं चल सकता? फुले अंबेडकरवाद क्यों नहीं चल सकता? इस पर कभी आप लोगों ने सोचा है? हमारा जीवन सामाजिक होनी चाहिए, हमारी मृत्यु सामाजिक होनी चाहिए, हमारा संघर्ष सामाजिक होना चाहिए, हमारा प्रारंभ भी सामाजिक होना चाहिए और हमारा अंत भी सामाजिक होना चाहिए। यह बात भगवान राघोजी भांगरे ने बोला था। जिनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां, ऐसा परिवार बताइए पूरे महाराष्ट्र में नहीं, देश में, जिनके भाई शहीद, मां शहीद, बाप शहीद, बेटा शहीद, पत्नी शहीद, एक परिवार बताइए राघोजी भांगरे जैसा। मैं राया ठाकर की बात नहीं कर रहा हूं, वो इतिहास तो अभी सामने आएगा। हिना केंगले, राया ठाकर, ये जितने जनजाति के महापुरुष हुए, ये राघोजी भांगरे की जो संघर्ष लाइन थी उसको सामने रख के किया। महात्मा फुले के ग्रंथों में राघोजी भांगरे और उनके परिवार का उल्लेख आता है। बहुत बड़ी बात है। महात्मा फुले नहीं होते तो हमको संभाजी महाराज नहीं समझता, शिवाजी महाराज नहीं समझता। शिवाजी महाराज राजा थे, उनको महापुरुष और भगवान बनाने की जो संकल्पना है वो आपको करनी है। दैवत बोल के काम नहीं चलेगा। हमारे शहीद बोलते थे कि शहीदों का स्थान भगवान से बड़ा है। संभाजी महाराज हमारे लिए शहीद है, उनका स्थान, उनकी विचारधारा हमारे लिए किसी भी धर्म ग्रंथ और भगवान से बड़ी है। राघोजी भांगरे हमारे शहीद है,
उनकी विचारधारा, उनका संघर्ष और उनका जीवन हमारे लिए किसी भी भगवान से बड़ा है। यह वास्तविक भगवान है, काल्पनिक नहीं है। आपके आस्था को ठोस पहचानने की बात नहीं है ये उस सोच के प्रति आदर है जो सोच मानवता के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दी है। ऐसे कितने महामानव इस देश में हुए होंगे। ये क्रांतिकारी अभिवादन आज हम सब लोगों ने मिलकर राघोजी भांगरे को करना चाहिए। जो सेंट्रल प्रोविंस है, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, इसमें जो लैंड एक्विजिशन एक्ट हुआ है, इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड का कंसेप्ट आया है, इसमें जो आइसोलेशन ऑफ कल्चरल कम्युनिटीज का जो कंसेप्ट आया है, ये कहाँ से आया है? इसमें एल्वर वेरियर एल्विन की क्या भूमिका थी? इसमें डॉक्टर जे.एच. हट्टन की क्या भूमिका थी? इस तरफ भी देखा जाए। संभाजी महाराज का संघर्ष और राघोजी भांगरे के संघर्ष में क्या समानता है? यह संघर्ष क्यों ऐसा हुआ है? दोनों ने प्राकृत भाषा को क्यों अपनी राज्य भाषा के रूप में सामने लाया है? क्या कारण था? यह समझने की जरूरत है। इस देश में दो बड़ी विपरीत बातें दिखाई देती है। हम धर्म ग्रंथों के रूप में संस्कृत भाषा के द्वारा लिखे गए, संस्कृत भाषा में लिखे गए धर्म ग्रंथ, वेद, पुराण, इन सब चीजों को हम लोग देख लेते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा कोई पढ़ता नहीं है, बोलता नहीं है। क्या सच्चाई है इसमें? बिरसा मुंडा ने बोला था, वेदों में, पुराणों में आदिवासियों के गुलामी के अवशेष मिलते हैं, इतिहास नहीं मिलता है। यह बात बिरसा मुंडा ने उम्र के 18वें साल बोल दिया था। बिरसा मुंडा ने भगवान टंटाई भील के संघर्ष को समझा, उसको पढ़ा। राघोजी भांगरे को लिविंग गॉड बोला गया, टाइगर ऑफ द डेक्कन, उस क्षेत्र का शेर, ये नाम से राघोजी भांगरे को अंग्रेज जो दुश्मन थे उन्होंने उनकी तारीफ की। भारत के लोग क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसा युद्ध, ऐसा सशस्त्र युद्ध जहां कोई बातचीत की संभावना ही नहीं थी, केवल एक तरफ से अन्याय, अत्याचार और शोषण और दूसरी तरफ से उसके खिलाफ संघर्ष। इसके बीच का रिजल्ट एक ही था, लोग मर रहे थे। जितने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लोग नहीं मरे, उससे ज्यादा लोग आदिवासी कम्युनिटी के, नीचे जाति के लोग, दलित, ओबीसी और किसान, ये जो लोग हैं, ये बड़ी संख्या में इस देश की जल जमीन जंगल के संघर्ष में शहीद हुए हैं। इन लोगों ने जमीन को, जंगल को, पर्यावरण को जिंदा रखा। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान बना के राष्ट्र की संकल्पना को जिंदा रखा। अगर यह सच है इस देश का, यह वास्तविक इतिहास है, तो यह कौन सी नई राष्ट्रीय संकल्पना आपके सामने आ रही है? इस पर विचार करो। क्या आपको स्वीकार है? आदिवासी इतिहास, आदिवासी संघर्ष और आदिवासियों की मूल विचारधारा, इस पर बात करना आज की सबसे पहली जरूरत है साथियों। आप जिंदा कैसे रहोगे? आपके पास रिजर्वेशन नहीं रहेगा, काम नहीं रहेगा, आप जिंदा कैसे रहोगे? कौन सी चीज आपको जिंदा रखेगी? वो भी चीज आपसे छीनी जा रही है। आपकी जमीन के अलावा आपको यहां पर कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रख सकता है। जमीन हमारी मां है, ये काल्पनिक नहीं। आदिवासी संस्कृति की प्रथम महिला, उसने कृषि संस्कृति का निर्माण किया है, वो महिला ही है। संस्कृति की निर्माता महिला और धर्म के निर्माता पुरुष। एक पुरुष प्रधान व्यवस्था और एक महिला प्रधान व्यवस्था। और बीच में ऐसा काल भी आया जब दोनों में समानताएं आई, समन्वय हुआ। महिला पुरुष समानता की जो विचारधारा थी, उस संस्कृति का हिस्सा रही है सिंधु संस्कृति, जहां श्रम का विभाजन, अर्थ का विभाजन और मूल जीवन में समानता,
ये मुख्य सिद्धांत है जिसको सांस्कृतिक समाजवाद के रूप में देखा जाता है। मैं आज के उपलक्ष्य में तमाम कर्मचारी भाई इनको बताना चाहता हूं कि 370 को देखो, 371 के क्षेत्रों को देखो, 370 के आदिवासी क्षेत्रों को देखो और आदिवासी लोगों को देखो, उनकी क्या हाल है, वहां की क्या परिस्थिति है। 371 के क्षेत्र के आदिवासी और वहां के लोगों को देखो, वहां की जमीनों की क्या स्थिति है, वहां पे क्या चल रहा है, कौन सा संघर्ष खड़ा हो रहा है, किस तरीके की परिस्थिति है, उसको समझो। और 372 के क्षेत्रों को देखो और आपके जो मूलभूत अधिकारों का आर्टिकल है 13(3) का 13(3)(c), which is an amendable article in Indian Constitution. The rights which are mentioned in the Indian Constitution in the 5th schedule, 6th schedule are parallel constitution for the tribes. It is the special provision which has made by Dr. Baba Saheb Ambedkar and Jaipal Singh in the Constitution. इसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी राइट्स बोलते हैं। आपको मालिक करके ट्रीट किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और उसी आर्टिकल को, उसी अधिकारों को छिन्न भिन्न करने का षड्यंत्र चल रहा है। आप इसके शिकार मत होना। आदिवासियों में मानवता है, वो किसी धर्म का विरोध नहीं करता है, किसी व्यक्ति का विरोध नहीं करता है, वो समानता के मूल्य को मानता है। उसमें दया, मानवता और न्याय के पूरे गुण मौजूद है। आदिवासी संस्कृति में प्राणियों के साथ भी अन्याय नहीं होता है, पेड़ों के साथ भी अन्याय नहीं होता, पहाड़ों के साथ भी अन्याय नहीं होता और समाज के किसी भी वर्ग के साथ अन्याय नहीं होता। जाति का कोई स्थान नहीं है। आदिवासियों का डीएनए एक, उनकी संस्कृति एक, उनकी मूल विचारधारा एक, उनका मूल एक, उनका संघर्ष एक, अधिकार एक, तो समाज भी एक होना चाहिए। इस समाज को एक जगह कैसे लाएंगे, इसलिए यह समाज जोड़ो अभियान खड़ा किया गया है। और वो मूल निवासी की भावना, वो मूलवासी की भावना, वो आदिवासियत को जिंदा करने के लिए इस बिखरे हुए समाज को, जिस पर हजारों साल से अतिक्रमण हुआ है, आक्रमण है, उसके बीच में संक्रमण हुआ है, उस समाज को जिंदा रखकर उसको संगठित करने की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई किसी विशिष्ट लोगों के खिलाफ में नहीं है। हमारी लड़ाई नहीं, हमारा संघर्ष है अपने आप को बचाने के लिए, अपने अधिकारों को बचाने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए, अपने पूर्वजों के इतिहास को बचाने के लिए, अपनी जल जमीन जंगल को बचाने के लिए। आज के दिन बिरसा ब्रिगेड की तरफ से महाविद्रोही, महामानव, महाभगवान राघोजी भांगरे को हम क्रांतिकारी अभिवादन करते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनको नतमस्तक होते हैं, आदरांजलि देते हैं, क्योंकि शहीद को श्रद्धांजलि नहीं दी जाती है, शहीद की विचारधारा और वो जिंदा रहता है। बिरसा मुंडा ने बोला था कि व्यक्ति की मृत्यु संभव है लेकिन विचारों की मृत्यु असंभव है। और मिशन में कोई व्यक्ति बूढ़ा नहीं होता और मरता भी नहीं है। यह भगवान बिरसा मुंडा की विचारधारा थी। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने बोला, जो समाज अपने स्वाभिमान को खो देता है उस समाज को किसी भी व्यवस्था में उचित सम्मानजनक स्थान नहीं मिलता है। हम अपने सामाजिक सांस्कृतिक स्वाभिमान को खोने नहीं वाले हैं, उसको जिंदा करने की बात कर रहे हैं, उसको पुनर्स्थापित करने की बात कर रहे हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी, युवा साथी, विद्यार्थी, कर्मचारी भाई, नेतागण, चाहे आप किसी भी पार्टी में हो, आप निष्पक्ष अंतरात्मा से अपने सामाजिक क्षेत्र को, अपनी सामाजिक भूमिका को, अपने सामाजिक जीवन को, अपने सामाजिक कर्तव्य को, अपनी सामाजिक समझदारी को और अपनी सामाजिक ईमानदारी को समझे और एक नए सामाजिक जीवन की ओर अपने आने वाली पीढ़ी को देखे। मैं आप लोगों से अपील करता हूं, आज के दिन जितने लोग भगवान राघोजी भांगरे को देख रहे हैं, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि राघोजी भांगरे का शॉर्टकट में इतिहास मत लिखना। शेर को सियार मत बनाओ,
शेर को सियार बनाने की अगर क्षमता नहीं है तो उसमें टच मत करो। राघोजी भांगरे के संघर्ष के अवशेष कर्नाटका में मिलते हैं, तमिलनाडु में मिलते हैं, गुजरात में मिलते हैं। किसी ने आपसे पूछा राघोजी भांगरे को फांसी दी गई, उनके शरीर को कहां पर दफनाया गया, क्या बताओगे आप? राघोजी भांगरे पंढरपुर में क्यों गिरफ्तार हुए, जबकि बाकी लोगों को यह इंटीमेशन थी उनके साथियों को कि राघोजी भांगरे तो सोलापुर में है, और राघोजी भांगरे अकेले ही गिरफ्तार कैसे होते हैं? उनके साथ तो हमेशा 100 से 200 लोगों की भीड़ चलती थी, सैनिक चलते थे उनके, महिला सैनिक बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में थे। जो वारकरियों का मेन स्थान है पंढरपुर, वहां पर वारकरियों के सबसे बड़े समर्थक राघोजी भांगरे को कैसे पकड़ा गया, वहीं पे क्यों ले जाया गया उनको? यह किनका डाव है? क्या अंग्रेज समझते थे इस बात को? कौन समझते थे? हर आदमी, जब राघोजी भांगरे को फांसी दी गई तो फांसी का फंदा टूट गया। बाद में उनको ऐसा बताया जाता है कि भाई 22 दिन बाद में उनको फांसी दी गई, 40 दिन बाद, 2 महीने बाद फांसी दी गई। ये बात को लेकर लोगों को भ्रम है लोगों में। इसका एक अलग इतिहास भी है। जो मनुस्मृति में सजा दी गई है वो राघोजी भांगरे को सजा दी गई है। उनके मरने के बाद उनके शरीर को जला दिया गया, भट्टी में डाल दिया गया, गला दी गई उनकी अस्थियां, इसलिए उनकी कब्र दिखाई नहीं देती है। टंट्या भील के साथ भी वही हुआ, बाबूराव शर्माके के साथ भी वही हुआ। हमारे अधिकतर स्वतंत्र सेनानियों को तोप में बांध के उड़ा दिया गया। ये कौन सी मौत है, कौन सी सजा है ये? बाबूराव शर्माके को पीपल के झाड़ पे सबके सामने फांसी दी गई। ऐसी टाइप की सजा आदिवासियों के लिए मुकर्रर किसने किया? अंग्रेजी लोग तो, वो लोग जुडिशियल सिस्टम को ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन ऐसी अमानवीय सजा आदिवासियों को कैसे दी गई, क्यों दी गई, इस पर बात की जानी चाहिए। राघोजी भांगरे के मरने के बाद किसी बच्चे का नाम राघोजी भांगरे नहीं रखा गया सह्याद्री में, यह सच्चाई है। बिरसा मुंडा के मरने के बाद किसी का नाम बिरसा नहीं रखा गया। बाबूराव शर्मा के मरने के बाद किसी का नाम बाबूराव शर्मा के नहीं रखा गया। टंट्या भील का नाम, उनके मरने के बाद उनके किसी भी बच्चे का नाम टंट्या भील नहीं रखा गया। इतना डर और दहशत आदिवासियों में स्थापित की गई थी। ये करने वाले कौन है, इनको पहचानो। हमारे महापुरुषों को इन्होंने डकैत बोला, हमारे महापुरुषों को इन्होंने महापुरुष और शहीद नहीं माना, उनको क्रिमिनल ट्राइब बोला। किनका षड्यंत्र है ये? हु आर रिस्पॉन्सिबल? इस देश में जिन्होंने कुछ नहीं किया, जिन्होंने पीठ दिखा दी है मूल संघर्ष से, स्वतंत्रता संघर्ष से, उनको शहीद का स्थान दिए गए। लेकिन जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया उनको क्रिमिनल ट्राइब बोला गया, गुनहगार जमात। साथियों, यह वास्तविकता में भारत का सच्चा इतिहास है और इस इतिहास को आपको लिखना पड़ेगा। इस इतिहास की बुनियाद को समझना पड़ेगा, इसके मूल में जाना पड़ेगा, पूरे समाज और देश के सामने लाना पड़ेगा कि भारत का वास्तविक इतिहास क्या है। बनावटी इतिहास नहीं, वास्तविक इतिहास। इसमें जमीन आसमान का फर्क है। आप किताबें बदल सकते हो, जमीन की वास्तविकता नहीं बदल सकते। आप पेड़ काट सकते हो, जमीन को नहीं काट सकते। आप उस जमीन के इतिहास को आप मिटा नहीं सकते क्योंकि वो प्राकृतिक है। आदिवासी संस्कृति आज भी इसलिए जिंदा है साथियों, वो अलिखित संस्कृति होने के बावजूद भी जिंदा है क्योंकि हमारे खून में है, डीएनए में है। उसका कोई ग्रंथ नहीं है लेकिन जिंदा है। आदिवासियों में वो संस्कृति आज भी लेके लोग जी रहे हैं। धर्म का, भगवान का, जाति का उपयोग करके अपना नियंत्रण खड़ा करने का जो षड्यंत्र है, ये अमानवतावादी भाव के जो लोग हैं, जिनमें मानवता नहीं होती है, जो केवल षड्यंत्र को, श्रम को नहीं,
जिनके लिए श्रम आदर्श नहीं होता, षड्यंत्र आदर्श होता है, ऐसे ही लोग इसका उपयोग करते हैं। आप इन सब षड्यंत्र को समझो, अपने भाई बहनों को समझाओ, अपने समाज के लोगों को जागरूक करो और समाज निर्माण की तरफ बढ़ो। इस अभियान को चलाओ। ये अभियान 8 नवंबर से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती यानी 14 अप्रैल तक के ये अभियान चलेगा पूरे देश भर में, और पूरे मध्य भारत में सब कुछ होने के बाद 14 अप्रैल को इसका समापन होगा। हमारा टारगेट है कम से कम 10 लाख मूलवासी आदिवासी भाई हमारे तमाम क्रांतिकारियों को अभिवादन करेंगे। एक समय ऐसा आएगा इस देश में सांस्कृतिक सामाजिक दीक्षा की बात होगी, सांस्कृतिक शिक्षा की बात होगी, संवैधानिक शिक्षा की बात होगी। संविधान ये शिक्षा का हिस्सा नहीं होना चाहिए साथियों, संविधान ये संस्कृति का हिस्सा होना चाहिए। ये परिकल्पना डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने निर्माण की थी। आज के दिन मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ। आपसे किसी बात को लेकर आपका मन दुखा हो, आदिवासी हो, गैर आदिवासी हो, किसी भी धर्म संप्रदाय के लोग हो, साथियों मानवता की कोई जात नहीं होती, उसका कोई धर्म नहीं होता। मानवता धर्म और जाति से ऊपर उठ के चीज़ है जिसका मूल संस्कृति में होता है, स्वभाव में होता है, दया में होता है, बंधुत्व में होता है। वो मानवता जिसको बिरसावाद के रूप में हमारे पूर्वजों ने देखा है। बिरसावाद, लोग पूछते हैं बिरसावाद क्या है? ये जल जमीन जंगल की लड़ाई का संघर्ष मार्ग है, साथों साथ ये परम चरम मानवतावाद का एक उदाहरण है। साथियों, इसी उदाहरण को हमारे आने वाली पीढ़ी को जिंदा रखने के लिए बिरसावाद, मूल निवासीवाद, संविधानवाद, इन सब तमाम चीज़ों को हमारे नज़र के सामने रखकर लोकतांत्रिक तरीके से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान के माध्यम से, इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से, इस देश की बंधुत्व की व्यवस्था के माध्यम से हम लोग एक दूसरे को समझे, एक दूसरे का आदर करें, अपनी मूल भावनाओं को रखें और सामूहिक सांस्कृतिक अधिकारों का संघर्ष, सामूहिक संघर्ष हमारे लिए मूल होना चाहिए। और इस संघर्ष को राष्ट्रीय स्तर पे हमको कैसे खड़ा करना है ताकि आपकी ज़मीन बच सके, ताकि आपके जंगल और जल बच सके, आपका जीवन बच सके, आपकी आने वाली पीढ़ी बच सके। यही आज के दिन हमारे लोगों के लिए चिंतन का विषय होना चाहिए। मैं आप तमाम लोगों को भगवान राघोजी भांगरे की जयंती का, सब लोगों को, पूरे राष्ट्र के भाइयों को, तमाम राष्ट्रवासियों को हम लोग आज शुभकामनाएं देते हैं और इन तमाम शहीदों को आदरांजलि देते हैं। जय आदिवासी, जय सिंधु भारत।